बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज आपको हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताएंगे। तो लिख लेंगे द अल्टरनेटिंग ईएमएफ या द ईएमएफ और करंट, द ईएमएफ और करंट whose magnitude changes with time, whose magnitude changes with time and direction reverse periodically and direction reverse periodically is called alternating EMF और अल्टरनेटिंग करंट। इसका मैग्नीट्यूड लगातार बदल रहा हो और डायरेक्शन जो है पीरियडिकली चेंज होती हो, एक निश्चित समय के बाद बदल जाती हो। दैट टाइप ऑफ करंट या ईएमएफ इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, बात समझ आएगी कुछ? चलिए कुछ और समझाने का प्रयास करता हूँ। इसी के आगे कुछ बात तो समझ में आ गई होगी। मैग्नीट्यूड टाइम डिपेंडेंट है, लगातार बदल रहा है और डायरेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद चेंज हो जाती है। दैट टाइप ऑफ दैट बिहेवियर वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अब कुछ नाम से परिचित करा रहे हैं, कुछ काम से परिचित करा रहे हैं, इसको बस ध्यान समझिएगा। सुनेंगे पर लिखेंगे नहीं, आराम समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि जब बात समझ जाएंगे तो आराम से कर लेंगे। ठीक है ना? और जब बात समझते नहीं है तो दांव पेच लगाते हैं, आप जुगाड़ लगाते हैं। तो जुगाड़ नहीं लगाना, बात समझना है। तो समझ जाएंगे तो बड़े समझदार लोग हैं आप, अपने आप ही अपनी बुद्धि चलनी शुरू हो जाएगी। तो क्या बताने चल रहे हैं? द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ, लिखेंगे नहीं, मैंने सुनेंगे, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ alternating EMF is E is equal to E0 sin omega t and E is equal to E0 cos ओमेगा टी। इस तरह से हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ alternating current is I is equal to I0 sin omega t, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I0 cos omega t। या आपको हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और जितना समझा रहे हैं उस लिख दे रहे हैं। तो जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो लिख दे रहे हैं, ये चूंकि इसलिए बिना बहुत ज्यादा समझाया डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि ये भूले बिसरी एक कहानी है आपके लिए। तो कहाँ भूले हैं, कहाँ बिसरे हैं, वो याद दिलाएं आपको। क्या हो सकता है आपने ठीक से लापरवाही में ना पढ़ा हो। तो अगर नहीं पढ़े होंगे तो आगे अगर फिजिक्स पढ़ते हैं खासकर तो बहुत ध्यान झंझट आने वाली है। या कि फिजिक्स ना भी पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ेंगे तो भी वो झंझट आने वाली है। और अभी आपके पास समय है करीब 6-7-8 महीने का।
भूली बिसरी कहानी को आप जितना ज्यादा याद रख पाएंगे औरों से उतना ज्यादा आगे निकल जाएंगे, क्योंकि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको भूला हुआ है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको याद होगा, शायद ही कोई ऐसा हो जिसको याद हो। नालायक सब अभी नालायक। आपको थोड़ा सा ज्यादा लायक बनना है, हल्का सा लायक बन जाइए और उससे अच्छे हो जाएंगे। क्या गड़बड़ हो रहा है? आपको मैंने जब वेव्स और ऑसिलेशन पढ़ाया था 11th में, तो मैंने कहा था कि किसी भी ऑसिलेटरी, किसी भी पीरियडिक मोशन दिखाने के लिए आपके पास जो हथियार है, आपके पास जो एसेट्स है, आपके पास जो मैथमेटिकल फंक्शन है, वो केवल साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन है। ये आपको समझना चाहिए, समझ जाना चाहिए, और इसको आपको दिखना भी चाहिए। कैसे दिखना चाहिए? आइए हम दिखाते हैं और इसको देख के समझने का प्रयास कीजिए आप। Where E0 and I0 is या R peak value of alternating EMF and current। E0 और I0 पीक वैल्यू है। यहाँ कुछ चीजें दिख रही होंगी आपको, एक P दिख रहा है, दूसरा E0 दिख रहा है। साइन फंक्शन साथ भी, कॉस फंक्शन साथ भी। पढ़ने का एक रूल सीख लीजिए, सीखने का एक रूल सीख लीजिए, या पाने का रूल सीख लीजिए। पाने का बड़ा सरल रूल है, चिल्लाना, चिल्लाया कीजिए, मौका मिलते ही चिल्लाया कीजिए। और बदमाशी का रूल सीख लीजिए, मौका पड़ने में चुप हो जाना चाहिए, बदमाशी करने के बाद एकदम चुप, बात बंद। और पढ़ाई अच्छे काम का रूल सीख लीजिए, जैसे अच्छा काम हो क्या करना शुरू करिए, चिल्लाना शुरू किया है हमारी कहे का, हमसे बढ़िया क्यों ना किएगा, तो अच्छे व्यक्ति के रूप में गिने जाएंगे। खराब काम अगर हो जाए तो कैसे हो, ये पता नहीं पा रहे हैं, ये भी हो गया, गड़बड़ हो गया, बहुत नुकसान हुआ, कोई नालायक रहा कर दिया हो, तो आप हमेशा सेफ रहेंगे। तो 2-3 फंडा है, अपना लीजिए जीवन, फिजिक्स यही बताता है। अच्छा काम करिए, लौटाते रहिए। जब हम पढ़ा रहे हो तो थोड़ा चिल्लाना सीखिए, चिल्लाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो देखिए, जो रामचरित मानस समझ गाते हैं, जो चिल्ला गाते हैं, गजब गाते हैं। जौन जो राग निकाला था कि सुनकर भगवान राम डायरेक्ट इनसे रिलेटेड है, इनके सगे रिश्तेदार है भगवान राम। जो राग निकाल देते हैं वो वही है, वो लगता नहीं बहुत बड़े भक्त हैं और वो सज्जन बन जाते हैं, वो अच्छा हो जाता है। यहाँ भी आपको यही करना है, फिजिक्स में भी थोड़ा इसको बीच बीच से बोलना है। एक है आई, दूसरा है I0। आई क्या है? आई क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इंस्टेंटेनियस माने किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर, टी टाइम पर वैल्यू है आई। और I0 क्या है? पीक वैल्यू जो मैक्सिमम हो सकती है। भाई हर समय बदल रही वैल्यू ना, हर समय बदल रही है, कभी ज्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, और इवन की इसकी डायरेक्शन भी बदलती रहती है। एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2.8 कैपिटल टी, that is 2 pi f, where omega is angular frequency, capital T is चिल्लाना सीखे बता था मैंने। कैपिटल टी इज टाइम पीरियड एंड एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इसकी अल्टरनेटिंग करंट या ईएमएफ, वही तो बदल रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट।
अब जो जो चीजें दिखाया उससे आप परिचित हो जाइए, ठीक। इसको सीखने के पहले, किसी को समझने के पहले परिचित हुआ जाता है ना, पहले परिचय होगा हमारा, परिचय हो गया, अच्छा हम ही है शैलेंद्र चतुर्वेदी, अच्छा अच्छा परिचय तो हो गया, क्या करते हैं, मास्टर है, अच्छा अच्छा मास्टर, अच्छा कैसे मास्टर है, फिर शुरू होता है, तो पहले परिचय और फिर उसके व्यवहार के बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितनी चीजें लिखी सब परिचय करा दिया। ई क्या है, ई क्या है, हाँ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आई क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ई क्या था, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ई जीरो क्या है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, पीक वैल्यू जो मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब आइए जरा साइन और कॉस वाले ग्राफ को थोड़ा समझा दूं, तो ये समझ में आ जाएगा कैसे बदल रहा है। ये दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट कहा जाए उसको, सबसे सिंपल या सिंपलेस्ट जो पीरियडिक फंक्शन है वो साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन होता है। ये सब मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं, आपसे 11th में बोला गया था। पीरियडिक मोशन पढ़ाते समय साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन का ही यूज किए थे, और उसी के कॉम्बिनेशन से एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन पाए थे जो दुनिया के सारे पीरियडिक फंक्शन को दिखाने की क्षमता रखता है। उसको हमने लिखाया था, क्या लिखा था, फूरियर सीरीज। क्या लिखा था, फूरियर एक्सपेंशन, जैसे फूरियर। और उन्होंने फंक्शन बनाया था, कहा था इस फंक्शन से दुनिया के किसी भी पीरियडिक फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए क्या बताया था वो आपके पास 11th की कॉपी किताब होगी। और वेव्स ऑसिलेशन हर कंडीशन में 10-12 नंबर का आता ही है, 100 नंबर में 10-5% आता ही आता है, और लोग भूल चुके होंगे। समय है कि आप थोड़ा याद रखिए, तो याद रखिएगा वो आगे निकल जाएगा। मैंने कहा था 11th की पढ़ाई नहीं लड़ाई है, तो औरों के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा लड़ना है आपको। हनुमान जी नहीं बनना है, लेकिन औरों से ज्यादा ताकत चाहिए। और 100 बार बैठक करते हैं तो आप 105 बार कर लीजिए, बस जीत जाएंगे। अब करते चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, और थोड़ा ज्यादा पढ़ना। चलिए साइन फंक्शन कॉस फंक्शन जाता हूं। ये है आपका साइन फंक्शन, ध्यान देंगे। ये है आपका कॉस फंक्शन, 11th में बहुत बच्चों को बताया था इसको, अभी हम उतना बच्चों को नहीं बता रहा हूं, काम भर के बच्चों को बता रहे हैं। I is equal to I0 sin ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या चीज, क्या चीज, दैट इज फेज। ये क्या है, फेज। साइन या कॉस के साथ में जो ये एंगल लगा होता है, ये जो एंगल लगा होता है, इसी एंगल को हम बोलते हैं आर्गुमेंट। हिंदी में कहा जाए तो कोणांक एंगल। ये एंगल ही वो फेज है। फेज क्या होता है, फेज इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच गिव्स द आइडिया अबाउट द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटरी पार्टिकल। जैसे आपका जीवन या मेरा जीवन, ये भी तो एक ऑसिलेशन ही है। छोटे से बच्चे की तरह पैदा हुए, आज इतने बड़े हो गए हैं, कल और बड़े हो जाएंगे, और हम भी तो वैसे चले होंगे, हम भी 12th में रहे होंगे, आज यहाँ पहुंच गए। मेरे जीवन का ये फेज है कि हम अपने बच्चों के करियर के बारे में सोच रहे हैं। आपके जीवन का ये फेज है कि आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। आज से 5 साल बाद पहले तो आप अपने बारे में भी नहीं सोचते थे, अब थोड़ा बहुत सोचना शुरू कर दिए होंगे, और नहीं सोचना शुरू कर दिए होंगे तो 6 महीने बाद सोचना शुरू कर देंगे। मजबूरी है, आप नहीं सोचेंगे दूसरा कुछ सोच देगा आपके बारे में, दिक्कत आने वाली है। इसलिए आप ही सोच लीजिए, अच्छा है। मुद्दा ये है कि ये फेज है। जैसे अगर आपसे कोई कहा, कोई लड़का आया और बहुत जोश में आया, कहा कक्षा 5 में पढ़ी थे, अच्छा ऐसे ऐसे कहीं खड़ा हुआ, कक्षा 5 पढ़ी थे, समझ जाओ अच्छा क्या बेटा पढ़ा भाई, बहुत मेहनत का पेंसिल छीला और बाहर तक बहुत मारा जाएगा। हम ऐसे आओ कक्षा 5 पढ़ी थे, अब भाई तो कक्षा 8 पास करो तो पता लगे, 10 में जाओ तो भटक जाएगा, 12 जाओ तो खत्म हो जाएगा, कुछ रह नहीं जाए, अवकाश समझ आ जाएगी। और अगर कुछ बच्चा खुचा लेके 12th पास भी हो गए तो आगे कंडीशन निकालने में और नौकरी पाने में बिल्कुल गर्म हो जाए वाला बात, टेंशन न ले, ठीक है ना।
जो आप जिस स्टेज में जाके बोलते हैं तो स्टेज को हम लोग सोचते हैं हम लोग भी ऐसे ही थे, है ना। कोई बच्चा 5 वाला बच्चा आ गया कुछ पढ़ने लगेगा तो समझ जाएंगे, देख के आप कुछ बोलेंगे थोड़ो, फिर मुस्कुराए कहेंगे ठीक है पढ़ो, ठीक पढ़ा याद बैठा है, ठीक याद हो गई तो 16 का याद हुए तो बेटा भूल गए याद तक, और 16 का याद हो गया होगा तो 18 का बिल्कुल नहीं याद होगा, अंधविश्वास 17 सुना के देख लिया तो कहे कि भैया पहले का बता घूम के आओ देखो देर को वहीं समझ जाएगा अपनी औकात। और उसमें कोई नई बात नहीं होगी क्योंकि हम लोग को भी नहीं आता था अपने जमाने में, 16 पढ़ा 17 पढ़ा बजा देते रहे गुरु जी लोग, है ना। सही बात है, बहुत दिक्कत थी, आज नहीं याद है ठीक से, थोड़ा कर लेते हैं काम, याद है हम सुन लेंगे ही लगे, नहीं सुना पाओगे, दिखा रही कॉन्फिडेंस, हम सही बोल लेंगे और बेइज्जती बहुत होगी, ध्यान देना, सुनाओगी अभी सुन लेना तुम लोग रोक करके, सबके सामने बेइज्जती नहीं करेंगे इसकी। चलिए ठीक है, बहरहाल बोलता ही है साइन फंक्शन कॉस फंक्शन, ये ओमेगा टी क्या है, यही फेज है। फेज जैसे आपने बता दिया कक्षा 5 पढ़ते हैं तो आपका फेज क्या होगा समझ में आ गया, कक्षा हाई स्कूल में है, अच्छा तो समझ में आ गया क्या स्टेज होगा तुम्हारा। अभी सर बीटेक करनी है, अच्छा समझ रहा हूँ नौकरी ढूंढ रहे हो बेटा, अभी या किसी नौकरी कर रहे हो तो और अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हो। हम लोग की उम्र वाला हो गया तो लग रहा है अच्छा ठीक है, अभी 10 साल नौकरी करते हो गया तो अभी आगे क्या प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आ रही है जान रहे हैं। 80 साल वाला बता रहा है कि मेरी उम्र 80 साल है, तो मरे के दिया करता मरता करा है ना, मरने के दिया कर रहा दवाई वही दिया करा, कौन रोगा क्या बताओ, अच्छा पहले दादा बताओ कै दिन और, है ना, तमाम सारी बातें होती रहती है, ये फेज है। और जिस व्यवहार को आप उम्र से या क्लास से समझते हैं उसी व्यवहार को यहाँ पे आप एंगल समझिए। ओमेगा टी की वैल्यू 0 डिग्री तो साइन 0 की वैल्यू 0 एट टाइम टी, इधर टी टाइम लिखा रहा है, टी इज इक्वल टू 0 पर ये 0 हो जाता है ना, साइन 0 की वैल्यू 0। अगर इसी ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाए, पाई बाई 2 का मतलब हो गया 90 डिग्री, ओमेगा टी एंगल होता है बता मैंने एंगल आर्गुमेंट, ओमेगा पाई बाई 2 हो जाए तो 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा, आई की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगा आई नॉट मैक्सिमम, ये आ गया पीक वैल्यू आई 0, फिर इसकी वैल्यू पाई हो जाए, साइन पाई 180 0 ना, फिर वैल्यू आएगी 3 पाई बाई 2 जो 70 डिग्री -1 एएसटी से रुक जाती है जरा, माइनस आई 0 अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, क्यों भाई। इसके बाद 2 पाई, एक चक्कर कंप्लीट, इसको राउंड में समझ सकते हैं आप ना। मैंने बताया था कि ये सर्किल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आपका रेफरेंस सर्किल हो गया, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और ये इतना हो गया 2 पाई। किसी पॉइंट पर जो प्रोजेक्शन होता है, यही प्रोजेक्शन ही तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसका प्रोजेक्शन जो है वो एसएचएम करता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक बेसिक डिफिनेशन थी कि अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट r है, ये y है, ये थीटा है, तो y बाई r इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू आ गया था r साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी। इसी रूप में आपने पीरियोडिक फंक्शन को सीखा था बेसिक, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक वैसे ही करंट की डिफिनेशन, 0 पर 0, पाई बाई 2 पर आई 0, पाई पर 0, 3 पाई बाई 2 पर माइनस आई 0 और 2 पाई माने चक्कर कंप्लीट हो गया, फिर 0, फिर इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। तो समझ में आ रही है बात, थोड़ा बहुत आ जा रही है, थोड़े बहुत जरूरत देगा, थोड़ा बहुत भी आ जा रही है तुम्हारा काम बन जाएगा, बाकी हम पढ़ा लेंगे। यहाँ तक ओके। ये तो मैंने एंगल टर्म में लिख दिया, ये तो मैंने एंगल टर्म में लिख दिया, अब सीधे सीधे इसी को हम टाइम टर्म में लिख रहे हैं। 0 t by 4 t by 2 3t by 2 कैपिटल T।
ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है। ओमेगा टी, ओमेगा ऑलरेडी 2π/T। अब टी की वैल्यू रखते जाइए, एंगल पता जाइए, टी 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। टी की वैल्यू t/4 रख दीजिए, टी कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा, 2 बचेगा, π/2 मैक्सिमम वाला आ जाएगा। तो समझ आ रहा है? तो चाहे एंगल टर्म में समझिएगा, एंगल बोले तो फेज ये एंगल का फेज ओमेगा टी एंगुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। ये क्वांटिटी का पोजीशन और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ध्यान में आ रही बात? ये पोजीशन और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ध्यान में आ गया होगा ये आपको ना? ऐसे कॉस वाले की खास बात क्या है? कॉस की बात लिखूं मैं अगर I = I0 cos ओमेगा टी, तो 0 पर cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। इसका मतलब I की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? I0 π/2 माने t/4 पर 0 t/2 3t/4 और ये कैपिटल टी, एक चक्कर कंप्लीट। I0 माइनस I0, एंगल टर्म में लिखे 0, हाँ चिल्लाना सीखिए। 0 π/2 पाई पे कितना? क्रॉस की वैल्यू -1 होती है, I की वैल्यू -I0। अगला 3π/2 270 डिग्री, वैल्यू 0 हो जाती है। फिर 2π, cos की वैल्यू 2π होती है, जब cos 2π की वैल्यू 1 हो जाती है, फिर से I0 आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो cos फंक्शन और sin फंक्शन में डिफरेंस क्या है? ये t = 0 पर 0 से स्टार्ट होता है और ये t = 0 पर मैक्सिमम से स्टार्ट होता है। बस यही अंतर है, बाकी दोनों अल्टरनेट है। दोनों में वही है कि टाइम के साथ साथ वैल्यू बदल रही है और पर्टिकुलर टाइम के बाद, हर t/2 टाइम के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर करंट का व्यवहार ऐसा है तो दैट टाइप ऑफ करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। दैट टाइप ऑफ ईएमएफ इज नोन एज अल्टरनेटिंग ईएमएफ। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है, समझ में आ गया होगा। पीक वैल्यू माने किसी उस वेरिएशन में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड पीक वैल्यू। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है? किसी मिनिमम नहीं, मिनिमम तो 0 था, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो भी वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जैसे मैंने कहा कि मैं 1 से लेके 15 तक का अंक बोलूंगा, तो मैक्सिमम कितना बोल सकता हूं? 15। और किसी समय पे क्या बोलूंगा तो मेरी मर्जी पे है ना, वो इंस्टेंटेनियस। तो ये बदलेगा 0 से लेके I0 तक। कब क्या रहेगा ये इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। और ये जो I आता है वही आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाता है। कुछ क्लियर हुआ क्या? तो करंट में अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर कैसा होता है ये कुछ समझाने का प्रयास किया मैंने। T = E0 sin ओमेगा t, I = I0 sin ओमेगा t। ये तब जब t = 0 पर करंट 0 हो रही है। अगर t = 0 पर करंट मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है तो फंक्शन हो जाएगा I = I0 cos ओमेगा t। जो मुंह बंद किया, मुंह मत बंद रखा करो, चिल्लाया करो, मुंह बंद रखा करो। बोलो गलत सही कुछ बोलो गलत, तो कोई दिक्कत नहीं, तो सजा नहीं है, लेकिन बोलेंगे तो लगेगा। जैसे मंदिर में जा करके मैंने बताया था, जयकारा लगाना शुरू कर दिया कीजिए। इसलिए नहीं भगवान चले आने वाले हैं, इसलिए कि आप चप्पल नहीं छुड़ाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग कहाँ रहेगा? आपका दिमाग जयकारे में रहेगा। आपका दिमाग अगर जयकारे में रहेगा, चप्पल में तो नहीं रहेगा। सोचोगे सबसे जो हमें चिल्लाना है, तो सारा दिमाग आपका जो है एक अच्छे काम में लगा रहेगा। ठीक है, दिमाग बड़ा खुराफाती है, अगर आप उसको मौका देंगे तो तुरंत खुराफात चला जाएगा, तुरंत चला जाएगा। इसलिए उसको मौका ही देना चाहिए। कुछ ना कुछ टास्क लेते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ अच्छे टास्क लेते रहेंगे आप, तो फिर खराब काम नहीं करने पाएंगे, आप बचे रहेंगे उससे। अब जैसे मौका दिया वैसे जुगाड़ ढूंढेगा, खराब चुरा चप्पल, इसकी चप्पल ठीक है इसमें, और नहीं चुराएंगे
क्यों नहीं है, तो क्या करेंगे, लाओ फेंकी दे खेते में जाके हेरबे करे आधा घंटे वाली बहुत मजा आए, जब हेरत रहे जाओ थोड़ा ही देखते रहेंगे। तो ये बुरा बात आप ना करें, है ना, आदमी का दिमाग बड़ा शैतानी दिमाग है, तो बुरा बात ना करें, इसलिए अच्छा काम करते रहना चाहिए और उसको दिखा दिखा करते रहना चाहिए, मैंने बताया, दिखा दिखा करते रहा कीजिए, है ना। और गलती हो जाए तो बच्चों को जाइए वहाँ पर, जान में शादी गड़बड़ा जाने वाला है, बहुत मारे जाएंगे तो पहले हम ही। तो इस चीज को बचाना चाहिए, इस चीज को करना चाहिए। तो चलिए, आपने करंट में दो चीजें आनी, अल्टरनेटिंग करंट के बिहेवियर में इंस्टेंटेनियस वैल्यू जाना, पीक वैल्यू जाना, इसके अलावा एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा, टाइम पीरियड जाना कैपिटल टी, जितने में एक चक्कर पूरा हो जाता है उसका, फ्रीक्वेंसी जानी एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट करेगा, और इसके अलावा फेज जाना, ओमेगा टी फेज ना एंगुलर टर्म में, ये बातें बताइए। और मैंने कहा ना कि तुरंत पढ़ाई में जब पक्का जानी स्कूल में ये करना चाहिए आपको, यहाँ भी ये करना चाहिए, जहाँ पढ़ने बैठिए, जहाँ भी समाज में अच्छा काम हो रहा है इन्वॉल्व हो जाएगी, तुरंत बोला कीजिए, तो चिल्लाया कीजिए, एग्रेसिव आ कीजिए वहाँ पे, तो आप अच्छाइयों से जुड़े रहेंगे, बुराइयों से बचे रहेंगे। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको ना, फिजिक्स को सीखिए सीखिए, जीवन भी सीखिए, बहुत काम आने वाला है वो, तो ये समझ में आ गया। अभी जो बताने का मौका आ गया, मैंने कहा अल्टरनेटिंग करंट 3 हिस्से में पढ़ाऊंगा। पहला हिस्सा करंट के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, कल करंट की 2 और बातें बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि करंट की एवरेज वैल्यू क्या होती है, क्या बताऊंगा, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू क्या होती है, एवरेज कहो चाहे मीन कहो की बात, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू क्या होती है, और बताऊंगा आपको करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या इसी को हम वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। तो 2 चीज बताऊंगा, एवरेज वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू, एवरेज वैल्यू वर्चुअल वैल्यू। एवरेज वैल्यू का एक और नाम मीन वैल्यू है, वर्चुअल वैल्यू का एक और नाम आरएमएस वैल्यू। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से नोट कर लीजिए, और जो दिक्कत है जरूर कमेंट करिए।